हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं यहाँ पर कक्षा 7 क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ सब्जेक्ट सोशल साइंस विषय सामाजिक विज्ञान का ये वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र, जिससे करके आपको पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स आने चाहिए आपके एग्ज़ाम में और आपकी कितनी प्रिपरेशन है, या फिर ये पेपर इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि कहीं यही क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ इनमें से ही कुछ क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को ना मिल जाए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो पूरा पेपर आपके एग्ज़ाम बेस्ड पर है, तो केयरफुली रीड करिएगा, समझिएगा, ताकि आपको ये जो क्वेश्चन है फटाफट से लर्न हो जाए इसी पार्ट में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में बड़ा आदर होता था। आंसर हो जाएगा ब्राह्मणों का। निम्न में से यातायात का सबसे तीव्रतम साधन कौन सा है? हवाई जहाज, जिसकी सहायता से आप बहुत ज़्यादा की दूरी कम समय में तय कर सकते हैं। 1920 में सामोआ द्वीप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था मछली पकड़ना। सल्तनत काल में किले बंद बसाव जहां सैनिक रहते थे को कहा जाता था गैरिसन शहर। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। जब आप 18 वर्ष के हो जाते हैं तो आप सक्षम हो जाते हैं वोटिंग करने के लिए। 12वीं शताब्दी के मध्य में वीर शैव आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, जो कि 78 समथिंग है, तो सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है। तवा मत्स्य संघ है मछुआरों का। सहारा रेगिस्तान में पेड़ पाए जाते हैं खजूर के। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न है ये, जहां पर 11th में है। रिक्त स्थान वह स्थान है जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आंसर हो जाएगा अभिलेखागार। पृथ्वी की सतह का रिक्त स्थान भाग जल से ढका हुआ है। कितना जल से ढका हुआ है पृथ्वी की सतह का भाग? 3/4। मीडिया अंग्रेजी के रिक्त स्थान शब्द का बहुवचन है मीडियम। पंजाब में रिक्त स्थान जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। कौन सी जनजाति? खोकर जनजाति। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका क्या कहलाता है? बेसिन कहा जाता है। अब है सत्य असत्य, जिसमें 16 है सेंटेंस। तोमरों और चौहानों की राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। सत्य है। वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का अधिक केंद्र कहलाता है। असत्य है। यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होती है। आंसर हो जाएगा सत्य है। 19वां जो आपका सेंटेंस है ना, सन 1586 में नादिर शाह ने दिल्ली विजय की। गलत है, असत्य है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। सत्य है। अब है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखेंगे, जिसमें है 21 प्रश्न। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार की बदलाव का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। 22वां है, अभिलेखागार से क्या तात्पर्य है? वह स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। जीवाश्म किसे कहते हैं? शैलों की परतों में दबे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। 24वां प्रश्न है, लोकतंत्री सरकार के 4 प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। आंसर हो जाएगा लोकतंत्री सरकार के 4 मुख्य तत्व ये हैं: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और स्वतंत्रता, न्याय। 25वां प्रश्न है, बिहार और झारखंड के क्षेत्र में रहने वाली 2 महत्वपूर्ण जनजातियों के नाम लिखिए। मुंडा और संथाल। निर्यातक से क्या आशय है? निर्यातक वह व्यक्ति होता है जो विदेशों में माल बेचता है, क्योंकि निर्यात उसी को कहा जाता है जो कि वस्तु अपनी जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है, यानी विदेश में निर्यात कहा जाता है। और अगर मंगाई जाती है तो उसे आयातक या आयात बोलते हैं, ठीक है। कर्तन एवं दहन पद्धति क्या है? कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों और झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर उनको जलाया जाता है। नेक्स्ट है, भगवान विट्ठल के उपासक महाराष्ट्र के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। नामदेव और तुकाराम। किन्हीं कारकों का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर आज भी भारत के लोगों में असमानता का व्यवहार किया जाता है। गरीबी, धर्म, लिंग, जाति और आजकल तो जगह के लिए भी असमानता का व्यवहार किया जाता है, जैसे लाइक साउथ इंडियन। तो साउथ इंडियन समझते हैं कि नॉर्थ इंडियंस
गलत हैं और नॉर्थ इंडियन समझते हैं कि साउथ इंडियन। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जगह का भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। सभी इंडियंस हैं, सभी भारतीय हैं, सभी को एक समानता के रूप में अधिकार है रहने का कहीं भी। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान कौन थी? आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी तथा दिल्ली की पहली महिला शासक थी, जो 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली के सिंहासन पर बैठी। नेक्स्ट, लघुत्रात्मक प्रश्न है, महासागरीय धाराएं किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार की होती है, समझाइए। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती हैं महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराओं के प्रकार हैं दो प्रकार, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। जैसे गर्म धाराएं सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। ठंडी धाराएं क्या होती है? ठंडी धाराएं ध्रुवों और या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती है। ये नाम याद रखना, गल्फ है गर्म धारा, लेब्राडोर है ठंडी धारा। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश की राजा ने शासक होने के नाते अपने नैतिक अधिकार पर जोर किस प्रकार डाला? तो आंसर हो जाएगा, सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने उपासना स्थलों का निर्माण किया। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। शासकों ने विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय दिया। उन्होंने अपनी राजधानियों एवं नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने के प्रयास किए। नेक्स्ट है, तीन ऐसी रूढ़िवादी धारणाओं की उल्लेख कीजिए जिनके कारण महिलाओं के साथ असमानता का व्यवहार प्रचलित है। लड़कियों या महिलाओं के साथ असमानता के व्यवहार के लिए उत्तरदायी तीन रूढ़िवादी धारणाएं हैं। घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह से कर सकती हैं। लड़कियां एवं महिलाएं तकनीकी कार्य में सक्षम नहीं होती, जबकि आजकल इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा लड़कियां ही कर रही हैं। लड़कियों के जीवन का मुख्य लक्ष्य शादी है, ये आप आजकल समाज सोचता है, बट ऐसा नहीं है। मुख्य जो लक्ष्य होना चाहिए वो लड़कियों का होना चाहिए सबसे पहले जॉब करना, ठीक है, देन शादी। क्योंकि अपने पैरों पर आप जब तक खड़े नहीं होंगे तब तक आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता है। अगर आप अपने पैरों पर खड़े हैं तो आपकी हर कोई सहायता करेगा। आपके पीछे पीछे लोग घूमेंगे, वही लोग जो आपको ताने दे रहे थे ना, वही लोग आपके पीछे घूमेंगे। तो आपको सबसे पहले अपनी जॉब करनी है। इसके लिए आपको लक्ष्य बनाना है कि हमें हर तरह से किसी भी रूढ़िवादी परंपराओं से बिना डरे हुए हमें कठिन मेहनत करके अपने पद को प्राप्त करना है, ठीक है। ये लड़कियों को सोचना चाहिए आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी इस लड़की इस वीडियो को सुन रही है ना, स्पेशली उनके लिए तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप जरूर से पढ़ाई में ध्यान दें और आगे जाकर अपने पैरों पर खड़े हों, तभी शादी का निर्णय लीजिएगा। बिना किसी जॉब के शादी का निर्णय नहीं लेना चाहिए, वो भी आज के टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट है, सहारा रेगिस्तान की जलवायु का वर्णन कीजिए। आंसर हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित तथा निर्मल होता है। यहाँ दिन अत्यधिक गर्म होते हैं। दिन के समय का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत व नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। यहाँ रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं और तापमान गिरकर हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है। जहाँ रेगिस्तान है वहाँ पर आप देखिएगा रात बहुत ठंडी होती है, क्योंकि तापमान गिरकर हिमांक बिंदु तक पहुँच जाता है। क्षेत्रीय संस्कृतियाँ किस प्रकार विकसित हुई? आंसर हो जाएगा, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ एक जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से एक दूसरे को संपन्न बनाया है। कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों से एक समान प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाज से निकली हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में जाकर इन्होंने एक नया रूप ले लिया है। अब है निबंधात्मक प्रश्न। 36वां प्रश्न है, शैल चक्र से आप क्या समझते हैं? इनकी परिवर्तन प्रक्रिया को समझाइए। शैल चक्र, एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। शैलों की परिवर्तन की प्रक्रिया है, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय शैल बन जाता है। ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय और अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है, जो पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये चक्र चलता रहता है। तो ये हो गया आपका शैल चक्र।
चोल वंश के उदय और विकास का वर्णन कीजिए। चोल वंश का उदय कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नामक एक प्रसिद्ध छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। उड़ियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजाले ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया और चोल वंश की स्थापना हुई। विजाले ने तंजावुर शहर और निशुम्भ सुधिनी देवी का मंदिर बनाया। चोल वंश का विकास विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता। उसका राज्य अपने क्षेत्रफल और शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के क्रमशः पांड्यन एवं पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है 985 ईस्वी में शासक बना। उसने पांड्यन, मदुराई, उर्रेर, तंजावुर, कोच्चि, गंगावादी, वनवासी, लोनाम्बादी, काकतई, वेंगी तथा दक्षिण कलिंग के क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन भी किया। राजेंद्र प्रथम राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना बनाई। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का विवेचन कीजिए। तो पतन के कारण है आर्थिक कमजोरी। एक उनका आर्थिक रूप से कमजोर होना भी उनके पतन का कारण था। जैसे बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया, जिसके कारण उनके जो राजस्व था उसमें कमी आती रही। सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया और राजस्व की मात्रा में कमी आने के कारण वो पतन की ओर चले गए। अयोग्य उत्तराधिकारी औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य पर उसके उत्तराधिकारी जो थे ना वो अयोग्य थे। उनके द्वारा मनसब द्वारा की जो शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना कठिन हो गया था। जमींदारों और किसान के विद्रोह उत्तरी और पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलन ने मुगल साम्राज्य की आर्थिक और प्रशासनिक समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया था। परिणामतः धीरे धीरे राजनीतिक आर्थिक सत्ता स्थानीय सरदारों व अन्य हाथों में चली गई। औरंगजेब के उत्तराधिकारी इसे रोक ना सके। राजनीतिक जो संकट था, विदेशी शासकों के आक्रमण और लूटपाट प्रति जो थी मुगल साम्राज्य के आर्थिक राजनीतिक संकट के दौरान ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर संपूर्ण नगर को लूटा और काफी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। इसी तरह इसके बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1761 के बीच 5 बार भारत पर आक्रमण कर लूटपाट मचाई। अभिजातों की गुटिये प्रतिद्वंद्विता साम्राज्य पर जब सब ओर से दबाव पड़ रहा था, उसी समय शासकीय अभिजातों के विभिन्न समूह की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। तो इस गुटिये प्रतिद्वंद्विता ने भी मुगल साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार माध्यम किन कारणों से स्वतंत्रता पूर्वक समाचारों को प्रसारित या प्रकाशित नहीं कर पाते हैं? तो कारण ये है, सेंसरशिप सबसे पहले, सरकार का उन पर नियंत्रण संचार माध्यमों की स्वतंत्रता को हनन करने वाला एक प्रमुख कारण है। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। आपने सुना होगा फिल्मों पर सेंसरशिप बोर्ड ने कट किया, जैसे गाना जो था पठान का, उसमें थोड़ा सा कट किया था सेंसरशिप बोर्ड ने, तो ये उसी के कारण था। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर भी सेंसर लगाया। इससे सबसे बुरा प्रभाव 1975 से 77 तक आपातकाल का था। व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करना इनके हित में होता है। विज्ञापनों पर डिपेंड, तो जो संचार माध्यमों को निरंतर धन की आवश्यकता होती है, धन के लिए विज्ञापनों पर निर्भर रहते हैं। विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी लोगों के विरोध में लिखना, उन लोगों के विरोध में लिखना उनके लिए कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसलिए व्यापार से गहन जुड़ाव के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। जन समर्थन बढ़ाने की आवश्यकता संचार माध्यम किसी मुद्दे के एक पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित नहीं करते क्योंकि उन्हें विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा और जन समर्थन बढ़ेगा। इस प्रकार किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाने की चाह के कारण भी संचार माध्यम किसी मुद्दे के एक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इस तरह से डन होता है आपका ये सामाजिक विज्ञान का पेपर। उम्मीद है आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह और नई नई वीडियोस और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके एग्जाम से रिलेटेड देखने व सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।